अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसे गुज़र रहे हैं आपके दिन, कैसी गुज़र रही हैं छुट्टियां, वेकेशंस? तो बहुत अच्छी गुज़र रही हैं सबकी, मुझे उम्मीद है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी गुज़रती हैं बच्चों की, क्योंकि वो होते हैं बिल्कुल किसी भी ज़िम्मेदारी से वो कहते हैं ना, उनको कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, उससे बिल्कुल अलग होते हैं और वो बिल्कुल केयरलेस होकर अपनी वेकेशन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेट उठना, लेट सोना, सब चल रहा होता है। और वेकेशंस में बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं समर कैंप जो हैं ज्वाइन करवा देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे हो जाएं थोड़ा सा बिजी और थोड़ी सी एक्टिविटीज़। तो सबसे ज़्यादा बच्चे ही इंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ, बड़ों के लिए वेकेशंस नहीं होती, क्योंकि उनके काम वैसे ही चल रहे होते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि काम डबल हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी इस पर परेशान नहीं होना, इस टाइम को भी इंजॉय करें कि ये टाइम भी एक ब्लेसिंग होता है। और बाकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो हालात चल रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ उन पे पॉजिटिव होकर अल्लाह पर तवक्कुल रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो ठीक नहीं हो सकता। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अपने शो को मूव ऑन करते हैं। हमारे साथ अभी रिपोर्टर जी न्यूज़ हैं, रोज़ न्यूज़ रिपोर्टर राना उमैर। वो आज हमें रिपोर्ट पेश करेंगे तवानाई बहरान पे IMF की तरफ से जो भी इक़दाम हुए हैं और जो भी पेश गोई हुई है। ये जो 8 जुलाई को जो जारी होगा IMF आलमी इक़्तिसादी तरक्की से मुतल्लिक जो भी नया कदम कह लें या नए इक़दाम कह लें, न्यू इनिशिएटिव्स क्या होंगे, तो इस हवाले से वो हमें गाइड करेंगे। तो सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी, कैसे हैं राना उमैर साहब आप? जी मैम, मैं ठीक, आप जी, कैसी रोज हैं? की ठीक तरह हैं? हम रोज न्यूज़ पे हम आपसे आज फिर से जी रिपोर्ट चाहते हैं इस हवाले से। तो आज किन टॉपिक्स पे आप रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं? देखें, जो खित्ते में इस वक्त कशीदगी जारी थी, ऑलमोस्ट 100 डेज ये कशीदगी रही US ईरान के बीच। इसके बिल्कुल। बीच जो चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं, उसके हवाले से आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊँगा। जो IMF की MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें जो इकोनॉमी है, जो तवानाई है, जो खाद है, 2 से 3 चीज़ें और दीगर हैं जिनकी तरफ इन्होंने निशानदही की कि वो उनको सेटअप होने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। चूँकि अभी नेक्स्ट जो इन्होंने डेटा इकोनॉमी का जारी करना है, जिसमें मुआशी शरह-ए-नमू का हदफ होगा, वो जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में इनका जारी होगा। इससे कबल जो बिफोर डेटा जिसकी इशारा किया क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की तरफ से, उनका यही कहना था जो बहरान इस वक़्त चल रहा है कशीदगी की वजह से, इसमें थोड़ा-सा वक़्त अभी मज़ीद लग सकता है, जिसमें हमने देखा कि हमारी कंट्री में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंक्रीज़ हुई, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा सेटअप जो था वो डिस्टर्ब हुआ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से भी ये कहना था कि अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो इससे क्या चीज़ें बेहतरी होंगी, क्या बेटरमेंट आएगी। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन रेट जो हमारा 8.2% रखा गया था, वो कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन जो महँगाई दिन प दिन इंक्रीज़ हो रही थी वीकली डेज़ के तौर पे, वो कंट्रोल में आएगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल जो पहले इज़ाफ़ा हो रहा था तेज़ी के साथ, वो कंट्रोल हो जाएगा। और ज़राइल से एक बहुत अच्छी खबर अभी हमें मौसूल हुई है। अगर ये मुआहिदा हो जाता है फ्राइडे को 19th ऑफ जून को जो जिनेवा में पाकिस्तान होस्टिंग करने जा रहा है, तो पेट्रोलियम की जो प्राइसेज़ हैं वो 70 टू 100 डिक्रीज़ होंगी, वो कम हो जाएँगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। हमारे पास क्या चीज़ें थी, खुराक और खाद। ये 2 चीज़ें बहरान का शिकार हो सकती हैं। अभी 2 से 3 माह के दौरान मुआशी जो शरह-ए-नमू है, उसका हदफ 3.2 से 3.1% पे रह सकता है। तो 2 से 3 चीज़ें हाइलाइट की जो MD हैं IMF, चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में चल रहे हैं, तो वो चीज़ हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। IMF की तरफ से भी एक पेशगोई की गई थी जिसमें महँगाई और मुआशी शरह-ए-नमू का हदफ जो हमारे कंट्रोल में था, वो कंट्रोल में नहीं रह सकेगा। अब देखना ये होगा जब जुलाई का डेटा शेयर किया जाएगा, उधर से मुआहिदा हो जाएगा, अमन मुआहिदा, पीस मुआहिदा जो है, और पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डिक्रीज़ होंगी, तो काफ़ी चीज़ें जून तक ये डेटा शेयर किया जाएगा। तो होपफुल हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर जो नेक्स्ट ईयर अभी आ रहा है, इसमें चीज़ें जो हैं वो खुश शाइन करार दी जाएँगी।
ओके। तो आपको लग रहा है कि ये जो क्रिस्टलिना आपने कहा कि जॉर्जिया में जो आईएमएफ आलमी इक़्तिसादी तरक्की से मुतल्लिक जो नई पेशगोई हो रही है 8 जुलाई को, आपको लग रहा है कि इससे कुछ खुश आइंद बात होगी, तो ये ग्लोबली इफेक्ट होगा कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा? नहीं, ये ग्लोबली, उन्होंने ग्लोबली हम्म। का कहा, जो जो कंट्रीज डिपेंड कर हम्म। रही हैं अपनी इकोनॉमी तो पे, जीडीपी पाकिस्तान को ग्रोथ इससे पे। क्या फायदा हासिल होने वाला है? मैम, पाकिस्तान को इससे 2 से 3 फायदे होंगे। एक तो अगर पीस डील हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, हम्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऑलमोस्ट 70 to 100 जो रुपीस हैं वो कम होंगे। इस वक्त पेट्रोलियम की मसनूआत जो है 373 है पर लीटर। हम्म। तो ऑलमोस्ट 290, 295 और 300 पे पेट्रोल आ जाएगा। एक ये चीज है। और दूसरी चीज, जो इन्फ्लेशन है हमारी, जो महंगाई की परसेंटेज वीकली के तौर पे बढ़ रही है, वो कंट्रोल में आ जाएगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज, इस पे वजीर खजाना भी बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमारा डिस्टर्ब हुआ है इन पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस और कशीदगी की वजह से। तो जब इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमारा कंट्रोल में होगा, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी और हमारे जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमारे काबू में आ जाएंगे। ओके। एमडी आईएमएफ के मुताबिक भी तवानाई बहरान बरकरार है, और आपने देखा सप्लाई चेन का तातुल ख़त्म होने में भी वो कह रहे हैं कि वक्त लगेगा। इस जी हवाले जी, से क्या कहते हैं? बिल्कुल वक्त लगेगा। 2 to 3 मंथ उन्होंने मेंशन किए कि इसमें जो बहरान है इसको खत्म होते थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये चीजें सडन खत्म नहीं होंगी। इसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स भी इसमें लग सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी कंट्री पे बहरान का या फिर इन्फ्लेशन का या फिर जो हमारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, तो उसमें आते आते टाइम लगेगा। इसीलिए होपफुल हैं पूरी कंट्री, पूरे लोगों के जो रहनुमा हैं वो ये होप जाहिर कर रहे हैं कि जो 19 जून है वो एक बड़ा दिन है दोनों ममालिक के बीच। अगर ये पीस डायलॉग सक्सेसफुल हो जाते हैं, एमओयू साइनिंग हो जाती है, तो ये बहुत खुशाइन चीज है। ओके। आईएमएफ सरबराह जो है उन्होंने भी यही कहा कि तेल बरामद करने वाले बास खलीजी ममालिक की मुआशी नमू मुतासर हो सकती है, जबकि यूरोप में महंगी तवानाई इक्तसादी सरगर्मियों पर दबाव डाल रही है। ताहम अमेरिका और चीन की मशतें मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है? मैम, डिफरेंस इसीलिए है कि हम जो अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान अभी सप्लाई के लिहाज से, तेल के लिहाज से चीन और अमेरिका को कंपैरिजन नहीं कर सकता। वो बड़ी मुआशियत हैं, उनकी इकोनॉमी बड़ी है। चूंकि अब नए हुरमस बंद रही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो तजारत थी तेल की या तरसील की, बहरान की, वो कंटिन्यू रही। जब वो बंद हुई तो जितने भी ममालिक हैं वो इफेक्ट हुए। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी हम देख लें, पाकिस्तान का जो तरक्की का शर नमू है वो भी कंट्रोल में नहीं रहा, वो भी लो हुआ। तो अगर अमेरिका और चीन से हम कंपैरिजन करें तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नए हुरमस बंद रहे, ये वार जारी रहे, तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस जैसे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, खासकर पाकिस्तान की अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, तो उसमें तवानाई का जो बहरान है वो मुसलसल बढ़ रहा था। वार के दौरान जब सीज फायर हुआ, तो हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी डिक्रीज हुई, वो बरतानिया में हो या फिर वो तरसीलात ज़र हो, वो उसमें इजाफा हुआ। जब ये 19 जून का पीसफुल मुआहिदा हुआ, तो उसमें हमने देखा कि 84% से जो ऑयल है वो 82% पे आया, फौरन डिक्रीज हो गया 7%। अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि किस चीज में कितना इफेक्ट होगा। सबसे पहले हमें तेल की जरूरत है। जब तेल हम लोग क्योंकि इंपोर्ट करते हैं, वो हमारे मुल्क में आता है ट्रेड के जरिए। जब अब नए हुरमस जो सदर ट्रंप हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जब ये मुआहिदा हो जाएगा तो जुम्मे को खुल जाएगी। अगर वो खुलेगी तो इससे दो चीजें सामने आएंगी। एक तो तेल की कीमतें फौरन डिक्रीज होंगी, और जो बहरान है तवानाई का वो भी किसी हद तक काबू में आ जाएगा। चलें जी, आई होप सो कि बहरान जो है वो काबू में आ सके, लेकिन ये जिन जो है काबू में आता हमें नज़र आता नहीं है। तवानाई बहरान के ऊपर ये जो सारे चीज़ें हो रही हैं और ये इस तरह से काम भी हो रहा है, और आईएमएफ जो है वो भी इसके ऊपर वर्क कर रही है। लेकिन साथ साथ देखिए, तवानाई बहरान को पहुँचने वाला जो झटका है वही जैसे आपने भी कहा वो बहुत शदीद था। और आपने कहा कि जैसे अमेरिका और चाइना को फ़र्क नहीं इतना पड़ा, सबसे ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ को
जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो अभी हमने देखा जब आबनाए हॉर्मज़ जो थी, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जब बंद हुई थी, तो जिस दिन अनाउंसमेंट हुई उसी दिन जो है वो ख़बर आती है जी तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई। तो लेकिन जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई कि अब जो है मुआहदा तय पा गया है, उसी दिन खबर क्यों नहीं आई कि तेल की कीमतें कम हो गई पाकिस्तान में? देखिए मैम, पहले जैसे मैंने आपको कहा कि जबकि जब जबकि ईरान हम सब जानते हैं कि जिस दिन खबर आई उसी दिन तो तेल नहीं पहुंचा यहाँ पर। वो तो हम पहले वाला जो था स्टोर वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन कीमतें बढ़ाने में हम बहुत जल्दी करते हैं। माय पॉइंट इज़ दैट, तो कीमतें कम करने में हम जल्दी क्यों नहीं करते? मैम, कीमतें बढ़ाने की असल वजह जो हमारी कंट्री में है वो पेट्रोलियम पर लीवी चार्ज करना है। आईएमएफ की तरफ से एक फिगर दी गई थी ऑलमोस्ट 18 अरब डॉलर की, ठीक, 1800 अरब 1800 अरब डॉलर की। तो वो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली उस फिगर को टैक्सेस के तौर पे कंप्लीट आउट करना था। हमने देखा कि जब ईरान ने, और जब वो सारा पाकिस्तान हमने ने पेट्रोल से ही निकालना है। जी जी बिल्कुल, जब ईरान ने सीज फायर हुई 2 हफ्ते की पाकिस्तान ने कराई, तो उस वक्त ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मस खोली गई थी। उस वक्त तेल की कीमत इंटरनेशनली 112 थी, 112 फी बैरल, ठीक है। तब जब वो आबनाए हुर्मस खोली गई तो वो फौरन 102 पे आ गई, तो 12 पॉइंट वो कम हुई परसेंटेज। तो पाकिस्तान में वो प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी उस वक्त। उसकी वजह यही थी कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में चल रहे हैं 35 मंथ्स, जो कि अगले साल सितंबर या अक्टूबर में वो प्रोग्राम खत्म होना है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा आबनाए हुर्मस खुली हो या बंद हो। हमारी जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज इसी वजह से हो रही हैं, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से एक टैक्स फिगर की हुई थी। अब 1000 अरब पाकिस्तान ऑलमोस्ट इकट्ठे कर चुका है, वो पॉजिटिव हैं, तो इसलिए पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत इस वीक जो है वो कम होने जा रही है। ओके, इस वीक जो है वो कम होने जा रही हैं। राना उमैर साहब, इसके साथ अगर आप कुछ और रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं इस हवाले से तो ज़रूर आगाह करें, क्योंकि टाइम आपको पता है ऑलमोस्ट शॉर्ट होता है। तो इस हवाले से अगर कोई ऑल ओवर द कोई बात करना चाह रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का, क्योंकि बजट भी आ चुका है, फेडरल बजट भी आ चुका है, पंजाब का बजट भी कल आ चुका है, इस हवाले से क्या समझते हैं आपके, कितनी इक़्तिसादी तरक्की जो है वो मुमकिन है इन फ्यूचर? देखिए मैम, गुज़िश्ता रोज़ ईसीसी का इजलास भी हुआ, उसमें भी काफ़ी जो मंसूबे थे उसकी मंजूरी दी गई। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे सामने आया। उनकी तरफ से यही कहना था कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो जाएंगी, वो भी हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। महंगाई है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। ऑलमोस्ट 20 लाख रोज़गार हम मुहैया करेंगे इस साल। तो ये 2 से 3 चीज़ें, फिर ताजिर स्कीम है, फिर टैक्स के हवाले से रिलीफ दिया गया 3 से 4 चीज़ों में। तो ये 4 से 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम होप ज़ाहिर कर सकते हैं कि महंगाई में कमी होगी। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये बेसिक सवाल भी किया गया कि 41,700 उजरत वाले में क्या एक घर चल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से कहा गया कि हम इन चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे हैं जो सालों साल करते आ रहे हैं। एक तो ये पॉइंट था। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैम ये है कि बेसिक नेसेसिटीज़ पे वर्किंग करनी होगी हुकूमत को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करना होगा। जो दाल रोटी घी घर वाले हैं उनके लिए काम करना होगा। तो होपफुल है इंशाल्लाह ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी आफ्टर पीस डील। जी बिल्कुल, हम दाल रोटी घी ही नहीं अभी दे पा रहे अभी तक। पाकिस्तान बने कितना अरसा हो गया और हर हुकूमत जो है इसी वादे के साथ, इसी नारे के साथ आती है, लेकिन अफसोस ये है कि हम फिर भी दाल रोटी और घी पर अटके हुए हैं। अभी तक यही बुनियादी ज़रूरियात आवाम को फ़राहम नहीं की जा रही। थैंक यू सो मच राना उमैर साहब, आपने अपनी रिपोर्ट शेयर की आईएमएफ के हवाले से और IDIMF के हवाले से। इसके साथ ही थोड़ी सी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी, सेंट्रल हेडक्वार्टर से, ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से, जी आप इसको थ्रेट समझ लें या फिर आप इसको जवाब समझ लें, जो रिएक्शन समझ लें, वो है कि इजराइल बाज ना आया तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी मसला फ़ाज के मरकज़ी कमांड ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने ख़बरदार किया है कि अगर इजराइल ने जनूबी लबनान में अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो उसे सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। वैसे अगर हम देखें तो इसका जो रद्द अमल है
वो सामने आना चाहिए उसी वक्त, क्योंकि बयानात जो होते हैं वो शायद इजराइल को कुछ समझ नहीं आते। ईरानी फ़ौजी तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान इजरायली अफ़वाज ने मुबैना तौर पर जनूबी लबनान में जंगबंदी की 84 बार खिलाफ वर्जी की है और आम शहरियों को शहीद किया गया, जो खित्ते में कशीदगी में इजाफे का बायस बन रही है। अगर सूरत हाल यही रही और इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान में अपनी कार्रवाइयाँ ना रोकी तो ईरान की मसला अफवाज मुनासिब और सख्त जवाब देने की सलाहियत रखती है। खित्ते में किसी भी जारहियत का मुकाबला किया जाएगा और एक तरफा कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, तो ये जो है ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जो है इजराइल को जो है वो जवाब दिया गया है कि अगर अब उसने ये अपनी हरकतें ना छोड़ी और वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो जवाबी कार्रवाई होगी। और वही बात है जी, दुनिया अमन की तरफ जितनी मर्जी चली जाए लेकिन ये शर पसंद अनासर कभी भी पीछे नहीं हटते। शर फैलाने से इजराइल अपनी हरकतों से बाज आता हमें कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। जी, इसके साथ आपको बताते चलें, अमरीकी अखबार के मुताबिक जो है अमरीकी अखबार है, माहदे पर दस्तखत होते ही ईरान को तेल और गैस की फ़रोख्त की इजाज़त मिल जाएगी। जी, जैसे ही माहदे पर दस्तखत होंगे ईरान को ऑयल और गैस की जो फ़रोख्त है उसकी इजाज़त मिल जाएगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुमकिना तौर पर 19 जून बरोज़ जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड के सेहत अफजा पहाड़ी इलाके में कायम खूबसूरत होटल में होगी। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ताहाल अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए तय पाने वाले मफाहमती मुआहदे की बाज़ाब्ता तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन कुछ मुस्तंद मंदरजात ज़ेरे गर्दिश हैं। एक खसूसी रिपोर्ट शाया हुई जिसमें मुआहदे से वाकफ़ ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि अमरीका ईरान के तेल की फ़रोख्त पर आयद अहम पाबंदियों में फ़ौरी नरमी देने पर आमादा हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरान को अपना तेल दुनिया के किसी भी मुल्क को फ़रोख्त करने की फ़ौरी इजाज़त जो है वो मिल जाएगी, जिससे तेल की कीमतों में जो है वो मुमकिना जो है वो हम कह सकते हैं जी तेल की कीमतों में जो है वो मज़ीद कमी जो है वो मुमकिन हो सकती है। और ये बहुत ही अच्छी बात है जी। वैसे जब से ये मुआहदा हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसके बाद से ये खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि हर तरफ से कि जी अब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो जो हैं वो कम होंगी, लेकिन कितनी कम होंगी ये अभी इसके ऊपर हम कोई एक फ़िक्स एस्टिमेशन नहीं आपको बता सकते। इसके साथ आपको जी बताते चलेंगे कि जो रवां माली साल है उसमें तरक्याती मनसूबों पर सिर्फ 63% जो है फ़ंड्स ही खर्च हो सकेंगे और वफाकी तरक्याती फ़ंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात जो हैं वो भी सामने आ गई हैं। 1000 अरब रुपए का वफाकी PSTAP 837 जो है वो बिलियन तक महदूद किया गया था। 1 जुलाई टिल मई 11 मंथ्स में तकरीबन 530 बिलियन रुपीस खर्च किए गए। और इसके साथ जी दस्तावेज़ में है कि जी असल हदफ के मुकाबले में पहले 11 माह में सिर्फ 53% फ़ंड्स इस्तेमाल हुए। अरकान पार्लियामेंट ने 63 बिलियन रुपीस में से 11 मंथ्स में 44 बिलियन खर्च किए। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स ने 577 बिलियन में से 390 बिलियन रुपीस खर्च किए। 33 जो वजारतें हैं डिवीजन्स को 575 बिलियन से ज़ायद जारी करने की मंजूरी दी गई। कॉरपोरेशंस में 260 बिलियन के नज़रसानी शुदा हदफ के मुकाबले 139 जो हैं बिलियन खर्च हुए। पानी के मंसूबों पर आपको बताते चलें 106.64 बिलियन में से 70 बिलियन रुपीज़ लगाए गए। डिफेंस डिवीजन्स ने 11 मंथ्स में 9 बिलियन में से 4.7 बिलियन रुपीस इस्तेमाल किए। इसके साथ साथ आपको बताते चलें जी वफाकी तालीमी मंसूबों पर जो है 26.60 बिलियन में से 20.9 बिलियन खर्च हुए और सूबों खसूसी इलाकों में 199 बिलियन में से 154 बिलियन रुपीस जो है वो खर्च हुए। HEC ने 35 बिलियन के तरक्याती फ़ंड्स में से 28 बिलियन इस्तेमाल किए। हाउसिंग एंड वर्क्स के मंसूबों पर 13.44 बिलियन में से
2.77 बिलियन खर्च हुए। वजारत दाखिला के मनसूबों पर 11.51 बिलियन में से 6.31 बिलियन रुपीज़ खर्च हुए। नेशनल फूड सिक्योरिटी पर 2.61 बिलियन में से 1 बिलियन रुपीज़ इस्तेमाल हुए। सेहत के तरक्याती मनसूबों पर 11.63 बिलियन में से 3.89 बिलियन खर्च हुए। वजारत रेलवे ने 18.55 बिलियन में से 15.68 बिलियन रुपीज़ इस्तेमाल किए। तो ये हमने आपको बताया जी, जो रवा माली साल तरक्याती मनसूबों पर जो फंड्स खर्च हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, हमने उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर की हैं। इसके साथ साथ ECC ने वजारत दाखिला की मुतअद्दिद समरियों की मंजूरी भी दे दी है। जी, वफाकी दारुल हुकूमत में मोहम्मद औरंगज़ेब की ओके अच्छा जी, इसके साथ आई थिंक ये तो हमने आपको दे दिया अबाउट जो फंड्स में से खर्च हुए हैं। इसके साथ आपको बताते चलें, हमने आपके साथ जितनी भी अभी IMF के हवाले से और न्यूज़ शेयर की हैं, ये तो थी न्यूज़, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जब मैं अपने शो में कोई सीरियस और हम इस तरह की ग्लोबली न्यूज़ या नेशनल न्यूज़ दे रहे होते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ना दे। तो जी बिल्कुल, तो इन्फॉर्मेशन आज के लिए हम आपके लिए ये लाए हैं कि एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, दिल की 2 ख़तरनाक बीमारियां हैं, हार्ट अटैक और हार्ट फेल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल के अमराज तेज़ी से आम होते जा रहे हैं और अब ये मसला सिर्फ बुज़ुर्गों तक महदूद नहीं रहा। तबई जो तिब्बी माहिरीन हैं उनके मुताबिक 30 से 45 साल की उम्र के अफराद में दिल की बीमारियों के केसेस में वाज़े इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ख़वातीन भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरे से दो चार हैं। माहिरीन का कहना है कि बदलता हुआ तर्ज ज़िंदगी, मुसलसल ज़हनी दबाव, गैर सेहत बख्श ग़ज़ाई आदात और हार्मोन्स में तब्दीलियाँ ख़वातीन में दिल के अमराज के इम्कानात बढ़ा रही हैं। तशवीशनाक बात यह है कि ख़वातीन में दिल की बीमारियों की अलामात जो हैं वो अक्सर मर्दों से मुख्तलिफ होती हैं, जिसके बायस बहुत सी ख़वातीन उन्हें आम थकन या जिस्मानी कमज़ोरी समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। तब्बी माहिरीन के मुताबिक हार्ट अटैक और हार्ट फेल एक जैसी बीमारियां नहीं, हालांकि आम तौर पर लोग उन्हें एक ही मसला समझते हैं। हार्ट अटैक उस वक्त होता है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली शरियानों में रुकावट पैदा हो जाए, जिसके नतीजे में दिल के पट्टों को खून और ऑक्सीजन की फराहमी मुतासर होती है और दिल के टिश्यूज़ नुकसान उठाने लगते हैं। इसके बरक्स हार्ट फेल एक ऐसी कैफियत है जिसमें दिल बतदरीज कमज़ोर होता जाता है और जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक खून पंप करने की सलाहियत खो देता है। यह अमूमन एक तवील अलमुद्दती बीमारी होती है जो वक्त के साथ बढ़ती है। ताहम मुनासिब इलाज और एहतियाती तदाबीर के ज़रिए मरीज़ मामूल की ज़िंदगी गुजार सकता है। माहिरीन ये भी ख़बरदार करते हैं कि बाज़ शदीद नौयत के हार्ट अटैक बाद हार्ट फेल का बायस बन सकते हैं। ख़वातीन में दिल के दौरे की अलामात हमेशा वाज़ेह नहीं होती। सीने में दबाव, जकड़न, भारीपन या दर्द जैसी अलामात चंद मिनट के लिए ज़ाहिर होकर दोबारा भी वापस आ सकती हैं। इसके अलावा गर्दन, जबड़े, कंधों, बाजुओं, कमर या पेट में दर्द भी दिल के दौरे की निशानी हो सकता है। तो जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ये वाक़ई में बहुत तशवीशनाक बात है, क्योंकि हम इसको नॉर्मल यही समझ रहे होते हैं कि जी ख़वातीन के ये ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपना चेकअप करवाएं। एक प्रॉपर चेकअप और जो टेस्ट हैं वो होना बहुत ज़रूरी हो गए हैं। ये वो वाला दौर है कि हर साल करवाएं। बातें चलती रहेंगी, गपशप चलती रहेगी। टाइम होता है जी एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ जूम पर अभी बहुत ही प्यारी सी गेस्ट मौजूद है और इंटेलिजेंट तो वो बहुत ही हैं जी। समाजी रहनुमा हैं, ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम कर चुकी हैं और अभी भी स्टिल काम कर रही हैं। अफशा तहसीन हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सामिया, आपको भी सलाम और पूरे पाकिस्तान को सलाम और दुआएं। वालेकुम अस्सलाम। और जी आपका ये खूबसूरत सा सलाम जो है पूरे पाकिस्तान को पहुंच चुका है। लेकिन अफशा, जो हमारे हालात चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस हवाले से भी आप पूरे पाकिस्तान को अपने पैगामात दें। जो बजट आया है अभी, अब पंजाब बजट भी कल आया और आवाम के लिए हमेशा से यही बात होती आई है कि हर बजट में आवाम सिर्फ एक ही चीज़ मांगती है, वो होता है रिलीफ। उसे नहीं हिसाब किताब आते, उसे नहीं पता IMF को क्या करना है, क्या उसको किस तरह से उसका सोल्यूशन निकालना है। उसे ये पता है कि हमें बुनियादी ज़रूरियात कब मिलेंगी। तो ये सवाल जो है ये आज तक यही ऐसे ही चलता आ रहा है, हर साल हर बजट में। तो इस हवाले से क्या कहेंगी आप?
इस हवाले से बस अब मैं आपको क्या कहूँ, आपने मुझे सुबह सुबह मजीद दुखी कर दिया है। आप यूं समझ लें कि आपने मेरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। अब तो बजट कानों में, जब बजट का नाम आता है, लगता है कानों में मजाक हो रहा धमाके है होने कोई लगे है हैं। हमारे साथ। तो एक मजाक से भी आगे की बात है। देखिए, सबसे ज्यादा इंसान के हकूक की पामाली क्या होगी कि इस मुल्क के वो शहरी जो कि कसीर तादाद है, जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए सर पे छत नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, और उनकी जितनी भी बुनियादी जो उनको एक सहूलतें, तो बहुत बड़ा वर्ड है, बुनियादी उनके पास ये चीजें होनी चाहिए जिसमें वो ये पता चले कि ये इंसान है और ये एक इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब साल ब साल अब तो ये हालात आ गए हैं कि हमें ये भी नहीं लगता कि ये लोग इज्जत के साथ किसी छत के नीचे रह सकेंगे, अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे और अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा कर सकेंगे। बजट के हवाले से आप ये देखिए कि सबसे पहले जब बजट पेश होता है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की कसीर जो आबादी है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, उनके लिए हमें कभी भी बजट में कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने ना तो महंगी गाड़ियों में घूमना है, ना उनके बड़े बड़े कोई बिजनेस के कोई प्लान्स हैं, ना उन्होंने कोई बड़ी बड़ी और लग्जरीज जो करनी है। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने रोटी खानी है, कपड़े पहनने हैं, अपने बच्चों को तालीम देनी है, और रोजगार के लिए, ऐसे नहीं कि घूमने फिरने के लिए उन्होंने रोज एक शहर से दूसरे शहर जाना है, रोजगार के लिए अपने घर से निकलना है, और जहाँ पे उन्होंने कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई रोजगार है वहां तक पहुंचना है। और अब तो उन लोगों के लिए भी ये बात बहुत मुश्किल हो चुकी है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची बात बताती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक गार्ड है, उन्होंने कहा भी मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा भी क्यों छोड़ रहे हो, ये तो अच्छी जगह है। तो उसने कहा मैडम, अब जहाँ पे ये दफ्तर है वहां तक मेरे पेट्रोल का, जो मोटरसाइकिल पे मैं आता हूँ, वो उसका किराया क्या पेट्रोल ही पूरा नहीं हो रहा। और आपको पता है कि इनकी क्या 25-30 हज़ार रुपए तनख्वाह होती है। तो उसमें से आधी तनख्वाह वो कहते हैं मैं पेट्रोल पे लगाऊंगा, तो मैं फिर खाऊंगा क्या, अपने बच्चों को क्यों दूंगा, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी बच्चियां हैं, उनकी जरूरियात है, तो मैं तो बिल्कुल ये भी नहीं कर सकता। तो ये एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये अब घर घर की कहानी बन चुकी है। सिर्फ ये नहीं कि आप हम बहुत ही, जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, अब तो जो मिडिल क्लास है शायद वो भी ये सहूलतें, जो बुनियादी हकूक हैं, इनको सहूलतें नहीं बुनियादी हकूक कहना होगा, कि वो भी ये जो बुनियादी हकूक हैं वो पूरे नहीं कर पा रही हैं। और इससे बड़ा अलमिया ये है कि जो ये सफेद पोश लोग होते हैं, जो किसी को बता नहीं सकते, जो किसी से मांग नहीं सकते, ट्रू। जिन्होंने जो अपनी रवायात में भी जकड़े होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना भी होता है। बहुत गरीब लोग तो शायद बच्चों को नहीं पढ़ाते, उनके पास तो चलो वहां पे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। लेकिन ये जो क्लास होती है जिन्होंने अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, अपने आप को, अपनी इज्जत भी रखनी है दूसरों के सामने, सबसे ज्यादा तो ये क्लास पिस गई है। तो इसके बारे में कौन सोचेगा इस मुल्क में, कब तब्दीली आएगी, कब हम इन इन लोगों की भी दाद रसी करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हर साल बजट जब आता है तो ये हमारे हुक्मरान समझते हैं कि बजट आ गया, ये 1 महीना बोलेंगे, 2 महीना बोलेंगे और फिर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक क्या कहते हैं, एक कुव्वत जमीन पे है और एक कुव्वत ऊपर अल्लाह ताला भी है। तो बेशक। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि जब इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनके दिलों में भी रहम हो, और उनको भी कुछ सोच हो कि भी हम किसी मकसद के लिए एक मैंडेट लेके आए हैं और हम इस अवाम को जवाब दे हैं और हमें कुछ करना है। और अगर नहीं जवाब दे होंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि आपको पता ही है, फिर आगे जिस तरह आजकल आप कोई टीवी चैनल उठा लें, कोई आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठा लें, कोई आप कुछ भी आप देख लें, बिल्कुल तो ऐसे। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं। मैं दूसरी तरफ भी इशारा करना चाहूंगी। देखिए, सबसे जो मुझे इस तरह भी दुख हुआ है कि मैं एक ह्यूमन राइट डिफेंडर भी हूँ, मैं अपने कैसे? मुल्क के लिए भी बोलती हूँ। तो पिछले चांद जितने कुछ महीनों में जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में, हमारी अफवाज ने जिस तरह से पूरी दुनिया में, लीडरशिप ने, जो हमारी अस्करी कुव्वत है, उन्होंने पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया, फखर पाकिस्तान को एक के लिए बनाया कि पूरी दुनिया में हम डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे हमने आगे लीड की, हमने जितनी भी यहाँ पे जंगें हुई उसमें हमारी जो केस स्टडीज हैं वो पढ़ाई जाने जा रही हैं। तो एक तरफ तो पाकिस्तान दुनिया में अपनी जो एक लोहा मनवा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे सो कंसर्न जो गवर्नमेंट्स हैं, सियासतदान हैं, पार्लियामेंट्स हैं, इनका रोल हमें बदतर बदतर नजर आ रहा है।
हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि ना उनके पास कोई विजन है, कोई प्लान है। ये पिछले कई साल देख लें, बजट्स आ रहे हैं, कोई हमें चेंज नजर नहीं आ रही, कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। आए दिन हमें करप्शन की कहानियां नजर आती हैं। तो आप जरा अलमिया देखें कि एक तरफ हम कहाँ पे, हमारी रिस्पेक्ट कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और इंटरनली हमारे जो हालात हैं वो इतने बुरे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, इसी टीवी बिल्कुल। चैनल्स के थ्रू, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पूरी दुनिया तक जा रहे हैं। तो एक तरफ अगर इतनी कोशिश करके पाकिस्तान की इज्जत बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ आप देखिए कोशिश ना करके और पाकिस्तान की उस इज्जत को खाक में मिलाया जा रहा है। ऐसे ही है। तो ये दो जो चीजें आपस में मुतजाद हैं, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है, जो हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है, हमारी इंटरनल जो ओवरऑल सिचुएशन है, हमें अब हर हालत में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की जरूरत है। हमें मुल्क के अंदर एब्सोल्युटली। पीस की जरूरत है। हमें अपने अवाम को साथ एक यकजहती की जरूरत है। एक क्या कहते हैं, अवाम को एक रिलीफ देने की जरूरत है, ताकि हमारे अवाम इस तरह से उठ ना खड़े हों कि ये हमारे लिए पूरी दुनिया के सामने बाइस शर्म बन जाए। तो बाहर को भी हम तभी बेहतर अपनी इज्जत और अपनी सिक्योरिटी और अपनी साख को मेंटेन कर सकेंगे, जब मुल्क के अंदर हमारे जो सोशल हालात बेहतर होंगे, इकोनॉमिक हालात बेहतर होंगे, कुछ ऐसे ही। हमारे रिफॉर्म्स आएंगे। हमारे मुल्क में जो पुअर गवर्नेंस है, जो सिस्टम बुरा है, जहाँ पे गरीब गरीब से तर हो रहा है, अमीर अमीर तर उससे हो रहा तर है, हो रहा है। उस ब्रिज को हम जो है वो ब्रिज करेंगे और हम इसको फोकस करेंगे। तो हम्म। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ जाना चाहिए कि जब हम कंसर्न लोग जो मैंडेट लेके आते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए और हम्म। उनको टारगेट्स दिए जाएं, ताकि उनको भी पता हो कि अब हमारी छूट नहीं है, अब हम मुबर्रा नहीं है, हमारी पूछगछ होगी और हम अवाम को जवाब दें। ओके, बिल्कुल। अच्छा, बजट की हम बात करते हैं, हर साल बजट आता है, लेकिन हम हमारे मुल्क में तो हर दूसरे दिन आ रहा होता है, हर दूसरे दिन महंगाई बढ़ रही होती है। बजट को लेकर इसीलिए आवाम जो है ना, अब उसमें कोई वो होता है ना, कोई इस तरह की कोई तशवीश हमने नहीं पाई गई। इस दफ़ा जो भी सर्वे हुआ, हमने देखा आवाम को पहले से पता था, और वो यही कह रही थी कि हर दूसरे दिन जो है वो कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो बजट किस चीज़ के लिए। तो वही बात है, अब पेट्रोल की कीमतें आप देखें किस तरह बढ़ी, और पूरी दुनिया में वैसे तो इसका इफेक्ट हुआ, लेकिन हमने आप भी इस बात की गवाह हैं कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मस के बंद होने की इत्तला मिली, तो मैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज होता है आवाम में भी और डेफिनेटली हमारे माइंड्स में, कि फ़ौरन से अभी खबर चली और यहाँ पर खबर आ गई जी कीमतें बढ़ जाएंगी, ठीक है, बल्कि बढ़ गई हैं। लेकिन जैसे ही अब परसों से आई है कि जी मुआहदा तय पा गया है और जंगबंदी हो गई है और स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है ओपन हो जाएगी, लेकिन अभी तक पेट्रोल की कीमतें कम होने की कोई खबर नहीं आई। हमारे यहाँ कीमतों में इजाफे की खबर फ़ौरन से आती है, कोई भी फैक्ट हो उसको बहुत से अच्छे से यूज़ किया जाता है, और आपने देखा उस पर लेवी कितनी बढ़ा दी गई और दूसरे टैक्सेस जो हैं कितने लगा दिए गए। लेकिन अब जब ये खबर आई है तो कीमतें कम, आपको क्या लगता है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम होंगी तो कब होंगी और कितनी होंगी? देखिए, मैं तो इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि पिछले आप पूरे ये आपने खुद ही बात कर दी। आपकी बात में इसका जवाब है कि बगैर बताए एक मौके की जैसे लगता है गवर्नमेंट तलाश में थी, और फौरन जैसे उन्हें कोई बहाना मिला, बहाना और अभी मिला। उसका इम्पैक्ट शायद आया भी ना हो, और वो आपने उस पर एक्शन ले लिया। तो बात ये कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो अवाम के सोचने की बजाय वो तो अपना सोचती है। आपके सामने की मिसालें हैं कि किस तरह से इनको हर वक्त अपने टारगेट्स पूरा करना, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है, उन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी है, वो कैसे करनी है, किसके गले पे छुरी फेरनी है, किसका इस्तेसाल करना है, क्या वो रास्ता ठीक है, क्या वो रास्ता ठीक नहीं है, क्या हमने तमाम जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, सैलरीड क्लास है, बिजनेस क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, क्या हमने अक्रॉस द बोर्ड एक जस्टिस के साथ इस सिस्टम्स के अंदर ये पूरा सिस्टम हमने बनाया? तो आपके सामने की मिसाल है कि ये हमने नहीं बनाया। यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी बहन भैंस, और यहाँ पे जितने भी आप अगर माजी में और अभी भी आप इतने जो टैक्स कलेक्शन की भी आप उनके रिफॉर्म्स भी देख लें, इसको रिफॉर्म्स तो नहीं कहना चाहिए, इनके इनिशिएटिव्स भी ले लें, तो जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं, जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो यहाँ के बेनिफिशरी हैं, वो तो अपने हिसाब से रिफॉर्म्स करवा लेते हैं। लेकिन जो क्लास बोल नहीं सकती, जिनके पास ये ताकत नहीं है, जिनकी से नहीं है, जिनकी रसाई नहीं है, जो जिनकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो इस पे बात कर सकें, वो क्लास हमेशा से पिस रही है।
तो बात यह है कि इस बात पे भी बिल्कुल बात होनी चाहिए। आपके सामने है कि एक बड़ी सालों से एक स्ट्रैटेजी रही है कि आप फर्ज करें कि आप 50 रुपए बढ़ा दें और फौरन ही उसमें से फिर 5 रुपए कम कर दें। तो बढ़ाए हुए कि अच्छा फौरन बाद 5 रुपए कम करके उस 5 रुपए कम करने को इतना सोशल मीडिया पे उसको शाया करें कि लोगों को नफसियाती तौर पे साइकोलॉजिकली आप फूल बनाए कि देखें जी हमने इतनी नहीं, कमी कर हमारी दी, तो आवाम ये बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी। फूल नहीं है, सबको समझ आता रहा। आपने देखा जैसे आप इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं, हमारी आवाम ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया कि ये क्या मजाक हो रहा है। देखें हमेशा ये कहा जाता है कि आप इस किस्म की जो भी जितनी भी ये मसाइल हैं उसके ऊपर जब तक अवाम रिस्पेक्टफुली और एक बहुत ही प्रोफेशनल जो हमारा दायरा है उस पर अंदर रहते हुए जब तक हम सब अवाम अपनी आवाज नहीं पहुंचाएंगे, अपने कंसर्न्स नहीं पहुंचाएंगे, तो तब तक तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम हमारा जो इशू बहुत दफा ठीक भी होता होगा, लेकिन उस इशू को जो कन्वे करने का अंदाज है ज्यादा क्या कहते हैं बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं। तो हमें जो हमारे बुनियादी हकूक हैं उसके हवाले से ये अवाम का हक है कि वो उसके ऊपर बात करें, अपने बिल्कुल। कंसर्न्स रेज करें, उस चीज को उन चीजों को अवाम तक पहुंचाएं ताकि अवानों के अंदर बैठे हुए इन हमारे सियासतदानों को पता चले कि अवाम अब वो दौर गुजर गया, अब वो वक्त गुजर गया जब इनको पता नहीं चलता था, इन तक पूरी आवाज नहीं पहुंचती थी या ये अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा सकते। अभी अगर ये सड़कों पे नहीं भी आएंगे तो उनके पास 1000 और तरीके हैं अपनी बात पहुंचाने के। तो हमारे इन ऐवानों में बैठे हुए इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब वो वक्त है कि आपकी छोटी सी भी लफ्जिश, छोटी सी भी हरकत ना सिर्फ अवाम को मजीद उनके ऊपर जिंदगी तंग कर रही है बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में खराब हो रहा है। तो अब तो हमें भी शर्म आती है कि वो एक कल एक किसी ने ये पोस्ट भी डाली हुई थी सोशल मीडिया पे कि हम हमारा जो जो ये कौमी लिबास शलवार कमीज है कि झोली पकड़ के हम बदवाई भी दे सकें और भीख भी मांग सकें। तो और एक और मीम थी जो मैं टीवी पे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि एक मीम के तौर पे किसी ने कहा था कि हम बिजनेस कम्युनिटी को कहते हैं कि अगर आप ये सब ना करते तो पाकिस्तान को ये बिजनेस कम्युनिटी टैक्स देते तो पाकिस्तान को लाखों का फायदा होता। तो बिजनेस कम्युनिटी ने आगे से सियासतदानों से असेंबली के लोगों को कहा आप जो सियासतदान है अगर आप टैक्स देते तो मुल्क को करोड़ों अरबों का फायदा होता। तो इस तरह की अब लोगों ने मीम्स भी बनाना शुरू कर दी हुई हैं। तो जो जो दुख की बात यह कि देखें जब भी हमारे मुल्क में बाहर से किसी दुश्मन ने कभी हमला किया, जब भी हमारे मुल्क को सिक्योरिटी खदशात हुए तो हमारी आवाम उठ खड़ी हुई और उन्होंने अपने मुल्क का भरपूर साथ दिया। और उसमें मीम्स बहुत आती थी, उसमें बहुत सारी बातें होती थी जो कि बाहर भी लोग अप्रिशिएट करते थे कितनी ज़हीन कौम है। अब आप देखें ये भी एक तरह का हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। आवाम के पास तो कोई रास्ता नहीं है, सबके पास इतने जराए भी नहीं है कि सड़कों पे आ सके। तो जिस तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी जो ये उनकी इस्तेहसाल है उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं, तो सोशल मीडिया की बात सिर्फ पाकिस्तान में फिर नहीं रहती, वो पाकिस्तान से बाहर भी जाती है। तो मेरा पॉइंट अभी भी ये है कि जिस मुश्किल से हमने अपने पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट बनाई है पूरी दुनिया पे, तो ये जो लोग हैं जो कि मैंडेट लेके आए हैं और जो कि ये नहीं देख रहे कि किस तरह से हमारे यहाँ पुअर गवर्नेंस है, सिस्टम के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई हमें चेंज नजर नहीं आ रही। जो जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हो कर लो, कोई बोलने वाला नहीं है, नो अकाउंटेबिलिटी। तो अगर ये इस तरह से करते रहेंगे तो हमारी वो इज्जत भी दोबारा खाक में मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अवाम इस मुल्क के जो शहरी हैं ये उनका बुनियादी हक है। जो टैक्स नहीं दे रहे गरीब लोग तो दे नहीं सकते, लेकिन जो हमारे एक बड़ी क्लास सैलरी क्लास टैक्स दे भी रही है तो उनको इसके बदले में क्या मिल रहा है। मतलब मैंने अपने लिए हिफाजत के लिए गार्ड खुद रखे हुए हैं, हमारे बच्चे अपने स्कूलों की तालीम के लिए हम उनका खर्चा खुद उठा रहे हैं, उनकी सेहत का खर्चा हम खुद उठा रहे हैं, जितनी बुनियादी हमारी जो जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सब कुछ हम उस टैक्स के बदले में भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, वो हम खुद अफोर्ड कर रहे हैं। तो ये सवाल भी अब पैदा होता जा रहा है, इससे तमाम एक फ्रस्ट्रेशन आ गई है अब सैलरी क्लास में भी कि ये टैक्स जो है जो कि हमारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में से जो कट जाता है,
इसके बदले में हमें मिलता क्या है? मिलता क्या है, बिल्कुल जी, यही बात है, यही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन के इन क्वेश्चंस के जवाबात जो हैं, आंसर्स जो हैं, वो पूरी आवाम चाहती है हुकूमत से। और जिस दिन ये जवाबात मिल गए, मुझे लगता है कि हम तरक्की कर जाएंगे। बात वही है कि इसके जवाबात का मतलब असल में हल ही है, और वो हल हमने निकालने हैं। जब तक ये हल नहीं निकलेंगे, इदारे नहीं निकालेंगे, हुकूमत नहीं निकालेगी, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच अफशां, बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह आपने आके माशाल्लाह इतना अच्छा बोलती हैं, तो वो टाइम का पता ही नहीं चला। और आई होप कि ये बोलना जो है, हमारी डिस्कशंस जो हैं, इसका कुछ ना कुछ तो ये फ्रूटफुल हों, कुछ ना कुछ तो ये अफेक्ट करें हमारे हुकूमती इदारों पर। इसके साथ ही जो टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ जूम पे अभी मौजूद हैं कोकब फरशोरी, जो कि एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा एनालिसिस आज हमारे साथ करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कोकब साहब, ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पाया है, ये स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरत कहते हैं जी पहाड़ी इलाके में इसकी तकरीब होगी। इस हवाले से एक तो हमें बताएं कि क्या अपडेट है, और इसके बाद क्या आपको लग रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में भी कमी वाक़या हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा ग्लोबल ऑयल मार्केट पे। ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस है उन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और स्विट्जरलैंड उमूमी तौर पर एक बिल्कुल न्यूट्रल कंट्री समझा जाता है। देखिए अमेरिका को इस मतलब वैसे तो यूरोप अमेरिका का रिवायती तौर पर बहुत करीबी इत्तेहादी रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ है गालिबन, अगर हम गुज़िश्ता जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई थी या इवन जब कोल्ड वॉर शुरू हुई उसके बाद भी, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक मुखासमत शुरू हुई, कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स बने, तब उस वक्त यूरोप जो है वेस्टर्न यूरोप पूरा का पूरा अमेरिका का एलाय था, उनके साथ था। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई उसके बाद भी उनका वो अलायंस बरकरार रहा। ये पहली मर्तबा है कि एक वाज़े दरार नजर आई। इंग्लैंड जो कि यूके, उन्होंने मना किया अमेरिका का साथ देने के लिए, हालांकि कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने साथ दिया। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन ने तो बहुत खुलकर मुखालफत की जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की उसकी। इटली इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं था। तो स्विट्जरलैंड जो है वो एक ज़ाहिर एक ऐसा मुल्क था जो कि न्यूट्रल समझा। इसके अलावा ईरान के लिए भी एक तरफ तो अमेरिका को इन ममालिक ने इनकार किया, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ईरान पर जो सैंक्शंस लगी थी उसमें ये ममालिक शामिल थे और इनके इजराइल से बहुत करीबी ताल्लुकात थे, इसलिए ईरान को भी शायद इन ममालिक पर इतराज होता। इसलिए कुराए फाल जो है वो स्विट्जरलैंड के नाम निकला। स्विट्जरलैंड को एक आमतौर पर गैर जानिबदार बिल्कुल मुल्क समझा जाता है, इसलिए वहां पर ये तकरीब हुई, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा, इज़राइल बाज ना आया तो सख्त जवाब देंगे जी, ये कहा है खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से ये जो है जवाब आया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल ये खदशा, ये खतरा बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जिस तरह का रद्द अमल आया, और ये इजराइल का रद्द अमल भी बिल्कुल हैरान कुन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया बहुत पहले से ये बात रिपोर्ट कर रहा था, जब से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुसालहत की बात हो रही थी कि कुछ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, कोई मुआहदा तय पा जाएगा। उस वक्त साथ साथ, मतलब जिसे कहना चाहिए साइमल्टेनियसली, ये भी रिपोर्ट हो रहा था कि इजराइल किसी भी तौर इस मुआहदे या कोई भी अगर अमन होता है तो इजराइल ऑन बोर्ड नहीं होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। जाहिर है ये बात 100% तो कोई वसूख से नहीं कह सकता था। इस बात का 1% या समझने के 1% से कुछ कम भी इम्कान तो मौजूद था कि जो भी अमन मुआहदा होगा इजराइल उसे खुशामदीद कहेगा, इजराइल उसकी क्योंकि वो अमेरिका का इतना करीबी एलाय है। लेकिन इजराइल का रद्द अमल आया और वो बिल्कुल वैसा ही था जो कि तवक्को की जा रही थी, यानी कि उन्होंने इस जंगबंदी के मुआहदे से खुद को बिल्कुल दूर रखा, इसकी हरगिज वो तायद नहीं कर रहे हैं। और फिर जाहिर है कि सदर ट्रंप ने भी इस पर बरहमी का इजहार किया कि इजराइल को अब लबनान पर हमले नहीं करने चाहिए। ईरान का रद्द अमल अगेन बिल्कुल हैरत अंगेज नहीं है। ईरान ने शुरू से इस बात के लिए पहले ही पेशगी तौर पर ईरान ने मुतला कर दिया था पूरी दुनिया को कि इजराइल इस मुआहदे को खराब करने की कोशिश करेगा, और अब वो जाहिर है उन्होंने अपनी वही पोजीशन बरकरार रखी हुई है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई या दोबारा से कोई इस तरह की कार्रवाई की गई, खुसूसन लबनान में, तो फिर ईरान भी जो है वो अपने फैसले करने में आजाद होगा।
ओके। इसके साथ जो कहा जा रहा है ट्रंप ने इमाराती सदर को जंगजू रहनुमा करार दे दिया है और उनके लिए जो है तारीफों के पुल बांध दिए हैं, तो ट्रंप जो है ये उनको भी क्रेडिट दे रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत ज्यादा। और यहाँ पर मीडिया में ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि सरफेस पे तो या बिल्कुल जाहिरी तौर पर तो ये नजर आ रहा था कि पाकिस्तान एक बहुत मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है, लेकिन यहाँ मीडिया में अब ये रिपोर्ट हो रहा है कि कतर ने बहुत खामोशी से बहुत ही अहम किरदार अदा किया है इस मुसालिहत करवाने में। और अगर अभी आपने हालिया बयान सुना हो जेडी वेंस का, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्हें अब किसी और मुल्क की जरूरत उस तरह से नहीं है, उनके बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के लोगों से। तो जाहिर है कि ये जो अमेरिका के जो मुज़ाकरातकार हैं वो पाकिस्तान तो गए नहीं थे, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि कतर में ही उनके और ईरान के जो भी सिफारतकार होंगे या जो भी मुज़ाकरातकार होंगे, जिन्हें भी इख्तियार हासिल होगा, उन्होंने बराह रास्त मुलाकातें की होंगी। कतर ने इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। सदर ट्रंप की तारीफ का जो सबब बना वो असल में एक तो ये, दूसरा ये कि वो बहुत ज्यादा बड़ी सरमायाकारी अमेरिका में करने जा रहे हैं। बहुत मोहतात अंदाजों के मुताबिक भी कई $100 बिलियन की सरमायाकारी से लेकर $1 ट्रिलियन तक की बात हो रही है। ट्रिलियन तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है कि वो अमेरिका में मुख्तलिफ सेक्टर्स में बहुत बड़ी सरमायाकारी करेंगे। और कोई भी अमेरिका में सरमायाकारी करने की बात करता है तो सदर ट्रंप बहुत शाद हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उनकी सताइश करते हैं जो भी कोई इस तरह की बात करता है। तो इसीलिए उन्होंने कतर की बहुत ज्यादा तारीफ की है इस वक्त। देखिए जी, इजराइल की हरकतों से तो हम सब वाकिफ़ हैं, हमें उससे यही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन सदर ट्रंप के जो बयानात होते हैं उसकी भी हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है। अभी तो वो ये मुआहदा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में वो इस मुआहदे को लेकर चलेंगे? देखिए, अब इस वक्त उन्होंने जंग तो करके देख ली। मुआहदा अगर जिस वक्त जो है, अगर फर्ज करें मुआहदे की खिलाफ वर्जी की नौयत यही हो सकती है कि दोबारा से जंग शुरू हो जाए, दोबारा से ईरान पर हमले शुरू हो जाए, इस बात का इम्कान बहुत कम नजर आता है। अब चंद माह में यहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, जो कि कांग्रेस के इलेक्शंस होते हैं, सेनेट के इलेक्शंस होते हैं। इस वक्त अमेरिका में एक लहर चली हुई है जो कि इस जंग के मुवाफिक नहीं है, इसलिए इस बात का इम्कान बहुत कम है कि उस सूरत में इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जैसे कि ईरान के कुछ जो फ्रोजन एसेट्स हैं उन्हें रिलीज करने की बात हो रही है, उन पर से पाबंदियां हटाने की बात हो रही है, आबनाए हुर्मुज़ के कुछ मामलात कुछ पेचीदगी का शिकार हो सकते हैं। इजराइल का मामला अपनी जगह मौजूद है। सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए ना, बोन ऑफ कंटेंशन जो बन सकती है या वजह तनाज़ा जो बन सकती है, वो इजराइल और लेबनान का मामला है। इसीलिए जो अमन है जो वो बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक होता है, उसे बहुत संभाल के चलना चाहिए। इट्स लाइक अ पीस ऑफ क्रिस्टल कि वो कभी भी गिर के हल्की सी भी अगर उस पर जर्ब लगे तो वो पाश हो सकता है। जबकि जंग और इस तरह की चीजें जो हैं, जाहिर है इन पे तो आप किसी चीज का असर होता नहीं है। सदर ट्रंप हिजबुल्लाह से जो इजराइल की जंग है उससे भी अब खुश नहीं, उन्होंने उसको भी अच्छा नहीं कहा, उसकी कारकर्दगी से, इजराइल की कारकर्दगी से उन्होंने कहा मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, और सदर ट्रंप ने जो बात की वो इस लिहाज से जाहिर है बहुत ज्यादा वजन है कि जब आप एक पूरी बिल्डिंग को उड़ा देते हैं ये कह के कि वहां हिजबुल्लाह के लोग हैं, तो सदर ट्रंप ने इसी तरफ इशारा किया कि ऐसा नहीं होता कि पूरी जो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है उसमें हिजबुल्लाह के पूरे लोग छुपे हुए होंगे, उसमें कोई और नहीं होगा, उसमें आम लोग भी होते हैं, आम शहरी भी होते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह का मामला बहुत अरसे से चल रहा है, नहीं बहुत दिहाइयों से चला आ रहा है और इजराइल अभी तक उसे रिजॉल्व नहीं कर सका, सॉर्ट आउट नहीं कर सका। तो इसलिए सदर ट्रंप अब उन पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी इजराइल को ये हमले रोकने चाहिए, इट्स बीन टू लॉन्ग, उन्होंने कहा बहुत तवील अरसा गुजर गया है। और जाहिर है कि इस वक्त सदर ट्रंप लबनान के मामले को या हिजबुल्लाह के मामले को इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं कि वो मौकूफ जो इस वक्त मुज़ाकरात की कामयाबी या जो अमन मुआहदे की कामयाबी मौकूफ है लबनान के मामले से पर, तो वो नहीं चाहते कि लबनान को बुनियाद बनाकर ईरान इस मुआहदे से दस्तबरदार हो जाए, पीछे हट जाए या इसमें शामिल होने से मना कर दे। और जाहिर है ये सदर ट्रंप के लिए बहुत बड़ा धचका होगा क्योंकि वो इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट ले चुके हैं
जेडी वेंस तो जाहिर है स्विट्जरलैंड, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है सदर ट्रंप खुद भी चले जाएं। तो जब सदर ट्रंप इस चीज को ओन करते हैं तो वो पूरी तरह से ओन करते हैं। अगर उन्होंने इस अमन के अमल को ओन कर लिया है, इसे गले लगा लिया है, तो वो हरगिज नहीं चाहेंगे कि इसमें कोई हायल हो। कोकब साहब, आप अमेरिका में ही होते हैं और अभी ये जो न्यूज़ है कि ट्रंप बाल बच गए और वाइट हाउस पर ड्रोन जो स्नाइपर हमले हुए उनमें 5 मनसूबा साज जो है वो गिरफ्तार हुए, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस खबर में कितनी सच्चाई है? जी, कोई मंसूबा था, उसको ज़ाहिर एग्जीक्यूट नहीं किया गया, लेकिन उसे मतलब पहले ही नाकाम बना दिया गया और इस FBI को ज़ाहिर है इसका वो उस पर क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने पहले से ही ऐसा कोई मंसूबा। यहाँ पर एक इवेंट होना था, ज़ाहिर है ये अमेरिका, याद रखना चाहिए अमेरिका की 250वीं सालगिरह का साल है, प्लस सदर ट्रंप की भी 80th बर्थडे थी अभी चंद रोज कबल। उसी सिलसिले में यहाँ पर कुछ तकरीबात थी, एक रेसलिंग का मैच होना था। आपको पता है कि वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का हो रहा है उसके भी कुछ मैचेस यहाँ खेले जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गहमा गहमी है। जैसे मैंने कहा 250वीं अमेरिका की एनिवर्सरी है, सदर ट्रंप की बर्थडे है, मतलब और उनके, तो बस उसी सिलसिले में जाहिर है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई अलर्ट होता है। मंसूबा था, लेकिन एज सच कोई बहुत ज्यादा ऐसी हम नहीं कह सकते कि मतलब बहुत इमिनेंट कोई डेंजर हो, लेकिन हाँ मंसूबा था, उसे नाकाम बनाया गया और बस उसी पर बात हो रही है। ओके, अगर हम ईरान के हवाले से अब बात करें, ये तो अमेरिका के हवाले से हमने काफ़ी बात कर ली, तो वहाँ पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी जो मुजाहरे हुए हैं उनमें पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस 2 अफराद को फांसी हुई है। तो ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं इसके हवाले से क्या रिपोर्ट है आपके पास? अगर आपका इशारा जो इस वक्त जो अमेरिका के साथ अमन का मुआहदा होने जा रहा है उसके खिलाफ जो मुजाहरे हुए उसका है, तो जाहिर है कि ईरान की पब्लिक इस बात से खुश है कि उन पर हमले किए गए। उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, जाहिर है वो शुरू में ही उन पर हमला करके उन्हें हलाक कर दिया गया। फिर जिस तरह से हमले हुए, फिर एक स्कूल का वाक़या पेश आया, तो शदीद गम गुस्सा है वहाँ के लोगों में और वो ये समझते हैं कि लड़ाई को जारी रहना चाहिए था। अब जाहिर है कि लड़ाई किसी के भी मफाद में नहीं है। ईरान को बहुत भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, माली नुकसान तो बहुत ही ज्यादा है। तो इस हवाले से वहां पर मुजाहरे हुए। पहले जिन लोगों ने मुजाहरे किए थे हुकूमत के खिलाफ, रजीम के खिलाफ, उनमें से कुछ लोगों को फांसियां दी गई थी। ये मेरे इल्म में नहीं है कि जो मौजूदा मुजाहरे हुए हैं इस अमन मुआहदे के खिलाफ उसमें किसी को अगर फांसी दी गई है तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन हाँ, जो गुज़िश्ता जो पहले मुजाहरे यानी कि जनवरी के महीने में जो ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग हलाक भी हुए थे, उसके कुछ जो जिम्मेदारान थे उन्हें फांसियां दी गई। अगर ये वही तसलसल है तो फिर तो जाहिर है वो जनवरी वाले मुजाहरे हैं। अभी हालिया दिनों में भी कुछ मुजाहरे हुए, लेकिन उनका ताल्लुक बिल्कुल, उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। इससे तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ईरान के मुज़ाकरातकार हैं, जैसे कि उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके असेंबली के स्पीकर हैं, उनके खिलाफ मुजाहरे हुए हैं हालिया दिनों में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका से बातचीत नहीं होनी चाहिए थी बल्कि जंग जारी रहनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच कोकब साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। वी होप कि ये जो भी मुआहदा होने जा रहा है ये वाकई में अमन की तरफ लेकर जाए दुनिया को, और जो शर पसंद अनासिर हैं, इसराइल हो गया और मैं क्या नाम वो सभी जानते हैं, तो इनसे जो है पूरी दुनिया के अमन को जो है वो महफूज रहे इन शर पसंद अनासिर से। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन जी। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम खान, माहिर एस्ट्रो हीलर, एस्ट्रोपॉमिस्ट। तो सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है अंजुम। आप आ जाती हैं, इतनी सीरियस गुफ्तगू हो रही होती है, इतने सीरियस मसाइल पे बात हो रही होती है, और जब आप आती हैं तो थोड़ी सी ना वो रौनक आ जाती है हमारे नाजरीन के चेहरों पर भी, और मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब हमें पता है अब थोड़ी सी रिलैक्स गुफ्तगू होगी, थोड़ा सा अच्छी खबरें हमें पॉजिटिव मिलेंगी, और हम दुआ करेंगे कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो अंजुम, आज क्या लेकर आई हैं सितारों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सितारे तो वही सब चाल चल रहे हैं जो चलते हैं। देखना यह है कि हम इंसान कैसे इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई कर पाते हैं। बिल्कुल जी, सितारों से आगे जहां और भी है। एग्जैक्टली। मैं आपको देख नहीं पा रही,
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कैमरा ऑन होगा या क्या है, वटेवर। तो खैर एनीवेज, बात हम कर रहे हैं सितारों की। तो सितारों का तो हालचाल ये है कि जनाब, ये कहाँ से पूछना चाहेंगी, किधर से सुनना चाहेंगी? जी, जहाँ से आप सुनाना चाहेंगी, आज आपको फ्री हैंड है। ओके, थैंक यू। मैं एक्चुअली आपको देखना चाह रही थी कि आप कैसी लग रही हैं आज, ताकि मैं आज हम आपके बहुत बहुत सिंपल सिंपल बैठे हुए हैं, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद में भी। एग्जैक्टली और बस इसलिए, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारे भी मूड जो है ना वो वेदर के साथ चल रहे होते हैं। स्विंग कर जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा है कि ये 15 ऑफ जून से सन मूव कर रहा है जेमिनाई में, और यहाँ पे इस मूवमेंट में एक फर्क आएगा। इसमें होगा कि दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। माइट भी ये जो डील होने जा रही है इसमें काफी हेल्पफुल हो ईरान के लिए, अमेरिका के लिए। लेकिन बड़े बड़े लीडर्स में तो सबके नाम आ जाते हैं। यस, बहुत सारे। लेकिन एक साथ में बैड न्यूज मतलब ये भी है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ा लीडर डी सीट या सेट असाइड या फिर कोई एसिनेट ना हो जाए, ये भी कुछ ऐसा भी मिला जुला सा आंसर अच्छा, पाया जाता है। सही। तो जहाँ एक अच्छी चीज है वहां ये भी है। तो अभी तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये डील जो है कुछ अच्छी सिमत जाएगी इंशाल्लाह, अगर अगर कोई धमाका या बीच में कोई किसी किस्म का इंटरप्ट ना किया। अच्छा। जो कुछ अनासर जो है अंसर हैं वो करने नहीं दे रहे, इसके अंदर डील को बिचौर नहीं होने दे रहे। तो ये तो इंटरनेशनल न्यूज है। लोकल हमारी न्यूज ये है कि गर्मी का जोर टूटने वाला है थोड़ा, और हमें ये जेठ माह जो है हमें बर्दाश्त करना होगा। और सन ने थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ेगा, सन यानी कि 30 जून के बाद ऑनवर्ड कैंसर की तरफ चल पड़ेगा, तो फिर पानी पानी, बारिशें बारिशें, सैलाब, पानी बारिशें। तो अच्छा, अल्लाह करे कि अच्छे अच्छे पॉजिटिव साइड में हमें बारिशें देखने को मिले, तो हमारी यही दुआ है जी। और अगर हम आपसे सितारों के हवाले से पूछें तो क्या कहती हैं? इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है अपने हाल को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर, और माजी को लेकर वो बहुत ज़्यादा पछताता है। तो क्या कहेंगी आप इस हवाले से तमाम सितारों को लेकर? माजी के लिए तो मैं ये कहूंगी कि एक बहुत अच्छा आपको एक लेसन होता है कि अगर आप उसको मतलब एडोर करें और आप उसके ऊपर उसको हमेशा सामने रखें कि ये मैंने किया था तो ऐसा हुआ था, अब यूं करूंगा तो ऐसा होगा। तो कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं जो माजी वाली कभी भी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते। और पॉजिटिव साइन ये है कि आप फ्यूचर में, यानी कि ना जो फ्यूचर में आप देखें तो आप खुद को आज में देखें। अगर आप खुद को आज में देखेंगे कि जो आज है ना उसी के ऊपर आपका कंट्रोल है, तो उसी आज में अपना आप फ्यूचर बनाएं। उसी के अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी जितनी सलाहियतें हैं, अपनी डेडिकेशन है, आप उसमें जब डिवोशन करते हैं तो वही आपका फ्यूचर बनता है। फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके ऊपर काम हम आज से कर सकते हैं, ये ऐसा है। बाकी फ्यूचर अच्छा होता है, वही मैंने कहा ना, जिनका आज अच्छा होता है तो उनका आगे फ्यूचर भी अच्छा होता है। तो स्टार्स तो बहुत अच्छे होते हैं सारे, और हाथ से काम करने वाले लोगों के स्टार्स तो देखा गया है कि सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, कि जो ज़हनी सलाहियतें भी रखते हैं और लेकिन हाथों को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कि हाथों में ये जितने बड़े गिरा, ये बड़े स्टार्स हैं ना, वो हमारे हाथों में भी हैं। तो जब हम हाथों को डायरेक्ट मूव करते हैं, हाथों से काम करते हैं, तो वो समझ लें कि हम सारे जितने भी हमारे ये 7 प्लैनेट्स हैं या जितने भी हैं, वो उन सबको हम एक्टिव कर रहे होते हैं। तो उनकी एक्टिवेशन में ही हमें, जैसे कहते हैं ना, उसमें सारी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये इस तरह से है जी। अच्छा, अभी कौन सा अभी तो आई थिंक जेमिनाई चल रहा है। जी जेमिनाई है। हाँ जी, जेमिनाई आई थिंक 20 मई से स्टार्ट होता है और ये चलता है। तो इसके हवाले से भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ताकि अभी क्या कह रहा, आज के दिन में ये स्टार्स क्या कह रहे हैं? आज के दिन में तो इनका, मुझे जो जेमिनाई के लोगों के लिए बहुत अच्छा वो है। कुछ को बाजू में तकलीफ हो रही होगी, चेक कीजिएगा कुछ जेमिनाई पीपल को। मुझे हो रही है जो
मुझे 2 दिन से मैं काशिफ साहब को यही कह रही हूँ कि मैं ये जो है ना नेक स्प्रेन, कल बल्कि हमने फिटनेस ट्रेनर बुलाए और मैंने उनसे भी यही बात की कि पेन्स क्यों हो रही हैं इतनी शदीद, मसल्स क्यों हमारे जो हैं वो वीक होते हैं। तो वो बता रहे थे जी आप सारा दिन बैठ कर जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, कि जेमिनाई रूल करता है बाजुओं पे, ठीक है। आपकी ये जो कॉलर बोन है यहाँ से लेके तो आपके शोल्डर और बाजू ये और हाथ खास करके, तो आप इनके क्या मतलब बाजुओं से क्या रूल करता है, मतलब कैसे बाकी लोग किस तरह रूल करते हैं? बाकी लोग भी तो यही यूज करते हैं अपने बाजू। वो एक सेकंड, एक्चुअली जो इसकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है ना, उसको अगर देखें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के ना सेक्शंस हैं, आप कैन यू बिलीव कि इसमें हम मेडिकल से भी एसोसिएट भी होते हैं पार्ट्स, इसमें आपके सर्जिकल पार्ट्स के साथ भी इनके प्लैनेट्स का बहुत लिंक होता है। तो जैसे अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, बाजू जो है ये जेमिनाई का साइन है। इनके जेमिनाई के लोग ज्यादातर बाजू अगर वो उनको अक्सर प्रॉब्लम यहीं पे देखने में आएगी, राइट। तो वो आज उनको क्योंकि उनका जेमिनाई पे प्रेशर बहुत पड़ा हुआ है, वो जाके बैठ गया जो उसके साथ जुपिटर के साथ, और वहां पे वीनस भी ऑलरेडी है। तो बल्कि आप शाम के टाइम पे आप देखें जब सनसेट हो रहा होता है तो आपको 3 प्लैनेट इकट्ठे बड़े ब्राइट से चमकते हुए स्टार्स नजर आएंगे, कि वो जुपिटर और वीनस और मरकरी हैं। तो वो अक्सर आपने ना जब हल्की का जो स्काई का कलर चेंज हो रहा होता है तो ये बड़ा वाजिया सा साइन नजर आ रहा होता है, अगर गौर से अगर जो लोग सितारों को देखते हैं या उनको समझने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ा एक अच्छा सा साइन है। तो ये एलिमेंट इस तरह से है। कैंसरियन का फिर उसके बाद चलते हैं, तो कैंसरियन जो है वो थोड़ा ध्यान रखें, उनको फ्लू का खदशा ज्यादा हो जाएगा, सर में दर्द वगैरह रहने के चांसेस हैं। आज अंजुम जो है ना सारे स्टार्स की बीमारियां बताने वाली है। आज हम बीमारियों पे बात करने वाले हैं, और चलिए अच्छी बात है, स्टार्स को भी पता चले कि वो क्या एहतियात कर सकते हैं। के रेफरेंस से मैं एक और बात बताती चलूं, जो हमारे जो बिजनेस वेंचर करते हैं हमारे भाई, जो कारोबारी हजरात हैं, अगर वो ये सुन रहे हैं तो उसमें उनको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पे रुई, कॉटन, व्हाइट कलर की जिसे कहते हैं ना एक चीजें हैं, जिसमें मिस्री है, जिसमें चीनी है, जिसमें वो क्या कहते हैं सिल्वर है, अगर इनको स्टॉक करके इस मंथ के एंड तक सेल करेंगे ना तो उनको बड़ा फायदा होगा। ये कुछ चीजें इस तरह से भी होती हैं, ठीक है। तो कैंसरियन का यही है कि वो अपनी हेल्थ का इसको केयर करें, और उनको तो बहुत जबरदस्त, कुछ कैंसरियन ना मोटे होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि जुपिटर उनकी ना लगन में आ गया, फैटी चबी नजर आएंगे। फिर आगे बढ़ते जी बोलो, जल्दी से बता दे 3-4 और स्टार्स, क्योंकि टाइम जो है ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद वर्गो इन तो छाए में है क्योंकि 2027 के एंड पे उन बेचारों को 60 लगने वाली है। फिर लिब्रियन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, एंड स्कॉर्पियो का तो बहुत जबरदस्त वेंचर चल रहा है। फिर उसके बाद सैजिटेरियस तो भी बूम पे हैं, लेकिन ये कि सैजिटेरियस को थोड़ा सा घरेलू दबाव रहेगा। फिर उसके बाद कैप्रिकॉन का भी बड़ा ब्राइट किस्म का वो चल रहा है। जबरदस्ती सारे स्टार्स का जबरदस्ती चल रहा है, लेकिन आई थिंक कुछ स्टार्स हैं जिनको अपनी हेल्थ पे तवज्जो देने की जरूरत है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो बस दुआ कीजिएगा, दुआ से ठीक हो जाता है सब कुछ। तो थैंक यू सो मच अंजुम, बहुत अच्छा लगा। टाइम बहुत शॉर्ट होता है लेकिन हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें आप बिखेर देती हैं जब आप आती हैं, और बड़े मजे की गपशप होती है। थैंक्स अगेन। इसके साथ ही जी शो का टाइम खत्म होता है। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।